हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। साथियों, ये पार्ट नंबर 4 है। हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाके आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। साथियों, उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भी भाई बहन दोस्त साथी क्लास 10th में हैं उन्हें के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। साथियों, तो चलिए साथियों, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 3 में लगभग 108 क्वेश्चंस किए थे। उससे ये आगे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि इंद्रधनुष के रंग का क्रम क्या होता है। तो साथियों, इंद्रधनुष का रंग का क्रम जो होता है वो पहले लाल होता है, उसके बाद नारंगी होता है, फिर पीला होता है, उसके बाद हरा होता है, फिर आसमानी, तब नीला, लास्ट में बैंगनी होता है। ठीक है साथियों, तो ये आपका इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है। ठीक है साथियों, आप इसी प्रकार इसका रंग के क्रम याद रखेंगे। पहले ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता है, लाल होता है, उसके नीचे नारंगी होता है, उसके नीचे पीला, उसके नीचे हरा, फिर उसके नीचे आसमानी, फिर उसके नीचे नीला, लास्ट में बैंगनी होता है। इसके कारण बैंगनी में जो होता है वह अधिक विचलन होता है। ठीक है साथियों, और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन आपका है कि इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। तो साथियों, इंद्रधनुष जो होता है वो आपका वर्षा जब हो जाती है ना, वर्षा के तुरंत बाद आप देखिए कि आसमान में 7 रंगों का एक पट्टिका दिखेगी। ठीक है, उसी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है साथियों, उसमें सबसे ऊपर जो रहेगी कलर वो रेड रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कि वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में देखिए, वर्षा जब हो जाएगी तो उसके तुरंत बाद देखिएगा सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी कि सूर्य अगर पश्चिम की तरफ रहेगी तो पूर्व की दिशा में दिखेगी। अगर पूर्व की तरफ शाम के समय रहेगा, पूर्व की तरफ सूर्य चले जाएगी तो पश्चिम की तरफ आपको इंद्रधनुष दिखाई देगी। ठीक है साथियों, वो भी वर्षा के बाद, यानी कि बारिश हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि आंख का कौन सा भाग फोटोग्राफी फिल्म जैसा कार्य करता है। तो साथियों, रेटिना जो आपका है ना, आंख के एक रेटिना है वो आपको फोटोग्राफी कैमरा की तरफ एकदम कार्य करता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है साथियों, 112 नंबर कह रहा है क्वेश्चन साथियों कि आंख के रेटिना पर छवि कैसी बनती है। तो साथियों, आंख के रेटिना पर जो छवि होती है ना वो वास्तविक उल्टा और छोटा बनती है, लेकिन हमें कोई भी वस्तु सीधा दिखाई देती है, लेकिन रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, और जो हम इसे सीधा देख पाते हैं ये किसके कारण देख पाते हैं, तो ये मस्तिष्क के कारण देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। रेटिना से सीधे हमारे, आंख से सीधे हमारे मस्तिष्क में सूचना जाता है, मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि दृष्टि पटल का कार्य क्या होता है। तो साथियों, दृष्टि पटल का आपका कार्य होता है प्रकाश का ग्रहण करना और मस्तिष्क में संकेत भेजना। ठीक है साथियों, ये देखिए यही संकेत भेजता है, दृष्टि पटल ही संकेत अगर भेजता है तो प्रतिबिंब को मस्तिष्क जो है वो सीधा करके दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि दृष्टि पटल पर बनी छवि अस्थाई क्यों नहीं होती है। तो साथियों, दृष्टि पटल पर जो छवि बनती है वो अस्थाई इसलिए नहीं बन पाती, अस्थाई इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि आँख जो है वो लगातार छपकी लेती रहती है। ठीक है साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि आँख लगातार छपकती है। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है साथियों, अगला 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पास के वस्तु को देखने के लिए लेंस कैसा हो जाता है। तो साथियों, पास के वस्तु अगर हमको देखना है तो लेंस आपका जो है वो मोटा हो जाता है। ठीक है, यानी कि सिकुड़ जाता है, तो सिकुड़ जाएगा तो मोटा ही ना हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि दूर के वस्तु को देखने के लिए लेंस कैसा हो जाता है, तो वो पतला हो जाता है यानी कि फैल जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कोशिकाएं किन रंगों से पहचानी जाती है। तो साथियों हमारी कौन सी कोशिकाएं किन रंगों से को पहचानती है, तो साथियों लाल, हरा और नीला, ये जो है वो कोशिकाओं को पहचानती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि आंख का रंग किससे निर्धारित होता है। तो साथियों आंख का रंग जो होता है वो हमारा आइरिस से निर्धारित होता है। ठीक है साथियों, किससे निर्धारित होता है, आइरिस से हमारे आंख का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, आंख कैसा किस रंग का होगा देखते हैं ना, किसी का अभी एक ठो चली है, क्या नाम है उसका, मोनालिसा, उसका आंख देखा है ना आप लोग कैसा है, उसका कलर किसी किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है। वो कौन तय करता है कि किसका आंख का रंग कैसा होगा, वो करता है आइरिस। ठीक है साथियों, अभी मोनालिसा ज़्यादा प्रचलित में चल रही है, इसका आंख जो है वो एकदम नागिन की तरह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्निया का प्राकृतिक कैसे होती है। तो साथियों कार्निया का प्राकृतिक जो होता है वो पारदर्शी और उत्तल होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आंख का कौन सा भाग लेंस का नियंत्रित करता है। ठीक है, लेंस को जो है वो कौन सा भाग आंख का नियंत्रित करता है, तो वो करता है साथियों आपका सिलियरी मांसपेशियां करता है। ठीक है, यही जो है वो आपके लेंस को नियंत्रित करता है। आंख में जो लेंस है ना उत्तल लेंस, उसको नियंत्रित आपका सिलियरी मांसपेशियां करता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि दृष्टि दोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो साथियों दृष्टि दोष से हमको बचने के लिए अपने आँख को संतुलित आहार मतलब हमें संतुलित आहार लेने चाहिए और नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। ठीक है, हमारे अपने आँख को नियमित रूप से जांच करानी चाहिए और पराबैंगनी किरणों जैसे हानिकारक किरणों से बचनी चाहिए साथियों, जिससे हमारी आँख खराब ना हो और हमें किसी भी प्रकार के हमारे आँख में दोष उत्पन्न ना हो। ठीक है साथियों, तो ये आप उपचार हमेशा याद रखिएगा। उपचार बोल रहे हैं, ये उसका बचाने का सही तरीका आप हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आपका आँख में अगर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा साथियों तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। आप एक नबीना को देखिएगा साथियों, उससे पूछिएगा ना कि क्या बोलते हैं ज़िंदगी क्या होती है बिना आँख का, तो वो बताएगा आपको कि बिना आँख का क्या ज़िंदगी होती है। ठीक है साथियों, तो ये आँख आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आँख नहीं रहता तो आप एक बार आँख को बंद करके अपने माइंड में सोचिए ना कि अगर आँख नहीं रहता तो क्या हम इस दुनिया को सही मायनों में समझ पाते, नहीं समझ पाते साथियों। हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता तो हम कैसे सुन पाते, लेकिन जो आँख से देख सकते थे उसे नहीं देख पाते साथियों। इसलिए हमारे पास आँख है, हमें तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए साथियों कि हमारे पास इतने अच्छे आँख दिए हैं, हमारे शरीर इतने अच्छे दिए हैं, हम किसी काम को कर पाते हैं, कहीं चल पाते हैं, अपने हाथ से खा पाते हैं। जिसका हाथ नहीं होगा उससे पूछिएगा उसको कितना तकलीफ़ होता है साथियों। इसीलिए आपका अगर आँख है तो उसका गलत उपयोग ना करिए साथियों, सही उपयोग कीजिए, नहीं तो गलत उपयोग करने से भी आपके इस आँख पर प्रभाव पड़ता है साथियों। आँख के साथ साथ आपके मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है साथियों। चलिए साथियों हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 122 नंबर के चश्मा किस लिए लगाया जाता है। तो साथियों चश्मा इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारा आँख जो है वो ख़राब हो जाता है, हमारे आँख में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और उस दोष को सुधारने के लिए उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आँख में अगर दोष उत्पन्न हो जाएगा तो हम किसी वस्तु को सही से नहीं देख पाएंगे। इसलिए चश्मा लगाते हैं कि हमें कोई भी वस्तु सही तरीके से दिखे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि दृष्टि दोष को सुधारने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि दृष्टि पटल का रंग क्या होता है। तो साथियों दृष्टि पटल का रंग जो आपका होता है वो हल्का पीला रंग का होता है। देखिएगा आपकी हल्का पीला रंग का दिखाई देगा, कभी कभी थोड़ा लाल हो जाता है, वो किसी कारणवश होता है, लेकिन हरदम पीला ही दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आँख के किन भागों से होकर प्रकाश गुजरती है। तो वो आपका कार्निया से गुजरती है, कचाप से गुजरती है, लेंस से गुजरती है, रेटिना पर जाती है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि आँख के प्राकृतिक
लेंस क्या है? तो साथियों आँख के आपके प्राकृतिक लेंस है लचीला और पारदर्शी होती है। ठीक है साथियों, कैसी होती है? लचीला और पारदर्शी ऊतक की बनी होती है। चलिए साथियों, अगला आपका क्वेश्चन है कि दृष्टि पटल किस प्रकार का परत होता है? तो दृष्टि पटल में साथियों जो होता है वो आपका तांत्रिका परत होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती है? तो साथियों दृष्टि त्रुटियाँ जो होती है वो आपको 3 प्रकार के देखने को मिलेगा। एक तो जो दूर के वस्तु को नहीं दिखाई देता है, एक निकट के वस्तु को नहीं दिखाई देता, वैसा दृष्टि त्रुटियाँ होगी। एक वृद्धावस्था में जाने के बाद देखते हैं कि ना ही तो वो दूर के वस्तु अच्छा से दिखाई देगा और ना ही निकट के वस्तु अच्छा से दिखाई देगा वृद्धावस्था में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दृष्टि त्रुटियाँ जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आँख का कौन सा भाग देखते हैं कि प्राकृतिक सबसे महत्वपूर्ण है? तो साथियों आँख के वो रेटिना ही भाग है जिसको देखने के प्राकृतिक सबसे अधिक, रेटिना नहीं रहेगा तो हम आँख से किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि आँखों के द्वारा मतलब देखने में सबसे ज़्यादा योगदान आपका रेटिना का ही रहता है साथियों। ठीक है, हम जो भी वस्तु को देख पाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान आपका रेटिना का रहता है। ऐसे तो सभी आँख के सभी भागों का रहता है, लेकिन सबसे अधिक आपका रेटिना का रहता है योगदान। चलिए अगला आपका 129 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि आँखों के द्वारा की जाने वाले समायोजन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों उसे हम लोग समंजन कहते हैं। ठीक है, समंजन कहीं कहीं क्षमता भी लिखा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 130 नंबर क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि आंखों में कौन सी कोशिकाएं रंग पहचानती है? तो साथियों हम आपको पहले ही बताए थे आंखों की वो कौन कोशिकाएं ही होती है जो रंग को पहचान करती है साथियों। ये 2 प्रकार की होती है जिसे कांस और रॉड्स कहते हैं साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है आंख का कौन सा भाग वस्तु को प्राकृतिक प्रकाश को ग्रहण करता है? तो साथियों वो कार्निया भाग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि आंखों के रॉड्स और कॉन्स किससे में पाए जाते हैं? तो रेटिना में पाए जाते हैं। रेटिना ही आँख का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथियों। किसी वस्तु को देखने में हमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रेटिना ही निभाता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि आंखों का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? तो साथियों वो लेंस है जो आंख के प्रकाश को केंद्रित करके रखता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर बनने वाली रंग कौन सी होती है? साथियों वो होती है प्रभा मंडल। ठीक है, सूर्य के जो चारों तरफ हम देखते हैं रंग बना होता है उसे हम लोग प्रभा मंडल कहते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि आंखों का कौन सा भाग जो होता है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है साथियों? वो आपका आइरिस होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है साथियों। ये आइरिस ही है जो आपके पुतली के आकार को एकदम अच्छे से नियंत्रित करता है साथियों। नहीं तो आपके प्रतिबिंब जो होगा पुतली जो होगा वो इधर उधर करेगा और प्रतिबिंब सही से दिखाई नहीं देगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि दृष्टि पटल पर कौन सी कोशिकाएं होती है? तो उसे रॉड्स और कॉन्स कहते हैं। हम आपको बताया ना कि दृष्टि पटल पे 2 कोशिकाएं रॉड्स और कॉन्स होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आंखों की सुरक्षा कौन करता है? तो साथियों आंखों के जो आपकी सुरक्षा करता है वो आपके पलकें करती है, जो आप कहते हैं ना कि बार बार बंद हो जाती है। सोते समय भी देखिएगा कि ये बंद रहती है साथियों, यही पलकें करती है। और आंसू का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। ठीक है, आँख के पानी यानी कि आंसू को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि इंसानों के किस रंग की दृष्टि सबसे ज़्यादा होती है? तो साथियों हरा रंग का दृष्टि सबसे ज़्यादा होता है इंसानों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 137 बोल रहे हैं 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दोष में व्यक्ति के पास वस्तु नहीं देख पाता है? तो साथियों दूरदृष्टि दोष में वस्तु जो है वो दूर के वस्तु को किस दोष में व्यक्ति पास के
मतलब नज़दीक के वस्तु को नहीं देख पाता है साथियों। वो दूरदृष्टि जिसमें होगा वो पास के वस्तुओं को अच्छे तरीके से नहीं देख पाता है साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें उल्टा होगा। अगर आप में दूरदृष्टि होगा, अगर आप दूरदृष्टि से बाधित हैं तो आप में दूरदृष्टि दोष है साथियों, तो आप किसी वस्तु को नज़दीक रहेगा तो उसे नहीं देख पाएंगे। अगर आप में निकट दृष्टि दोष है तो कोई वस्तु अगर दूर पर रखा रहेगा तो उसे आप नहीं देख पाएंगे, बल्कि वह नज़दीक में होगा तभी उसे देख पाएंगे, ठीक है। आप में अगर दूर दृष्टि होगा ना, तो दूर दृष्टि अगर आप में होगा तो आप निकट के वस्तु को साफ तरीके से देख पाएंगे, बट दूर के वस्तु को आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे। दूर दृष्टि दोष, हम भी मतलब क्या ही बक्के जा रहे हैं। दूर देखिए, दूर यहाँ पे हो जाना, इसमें अपोजिट होता है। हम क्या बताएं, इसमें अपोजिट होता है, ठीक है। यानी कि आप में दूर दृष्टि दोष है तो आप दूर के वस्तु को साफ नहीं देख पाएंगे, निकट के वस्तु को साफ देखेंगे। अगर आप में निकट के दृष्टि दोष है तो निकट के वस्तु को आप साफ जो है वो नहीं देख पाएंगे और दूर के वस्तु को साफ देख पाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं दृष्टि त्रुटि, ठीक है साथियों। तो देखिए, और एक होता है मोतियाबिंब करके होता है, उसमें ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, ठीक है साथियों। तो आपका क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो साथियों हम आपको बताएं ना कि अगर निकट के दृष्टता है आप में, निकट दूरदृष्टि है आप में, तो आप निकट के वस्तु को साफ देख पाएंगे, परंतु दूर के वस्तु को साफ देख नहीं पाएंगे। लेकिन क्या बोल रहे हैं अभी, अगर निकट दृष्टि दोष है आप में तो निकट के वस्तु को आप साफ नहीं देख पाएंगे, बल्कि दूर के वस्तु को साफ देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस दोष में दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं, तो निकट दृष्टता रहेगा, तब दूर की वस्तु को हम साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो है उल्टा कर दिया है, ठीक है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस लेंस के दूरदृष्टि सुधारी जा सकती है। तो हम लोग अगर उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे तो उसमें जो है उससे हमारा दूरदृष्टि जो है वो सुधरी जा सकती है, ठीक है। वो उसे हम लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और जो होता है निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस लेंस के निकट दृष्टि सुधारी जा सकती है, तो वो है आपका अवतल लेंस, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था के लेंस के लचीलापन को हम क्यों कम होता है। तो साथियों वृद्धावस्था में लेंस का लचीलापन जो होता है वो इसलिए कम होता है क्योंकि उसमें मांसपेशियाँ जो होते हैं उसकी शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। आँख की मांसपेशियाँ की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वृद्धावस्था में लेंस की लचीलापन हमें महसूस होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश को आँख में प्रविष्ट कराने के का कार्य कौन करता है। तो साथियों प्रकाश को आँखों में प्रवेश कराने के प्रक्रिया जो है वो आपका कार्निया कराता है, ठीक है साथियों। कौन कराता है, कार्निया कराता है, ठीक है। और सबसे अधिक भूमिका किसका रहता है साथियों, रेटिना का रहता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए साथियों बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे साथियों। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। और आपके जितने भी भाई दोस्त साथी क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके साथियों। तो चलिए साथियों देर न करते हुए हम अपने इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ना है, आगे की तैयारी करना है और मुझे भी कुछ काम है, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।